सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे भवभूतिकृत उत्तर रामचरितम नाटक का सामान्य परिचय। तो पहले हम लोग सामान्य परिचय पढ़ेंगे। जब बाहर से हम लोग सारी जानकारी पढ़ लेंगे तब हम लोग तृतीय अंक में प्रवेश करेंगे और उसका विधिवत अध्ययन करेंगे। तो आइए प्रारंभ किया जाए। तो आज का विषय है मूल कथा में भवभूति द्वारा किया गया परिवर्तन। तो ऐसे पूछ लिया जाता है कि मूल कथा क्या थी, मूल कथा को परिवर्तित करके भवभूति ने कौन से दृश्य जोड़े, ऐसा पेपर में पूछा जाता है। तो प्रायः ये बातें मूल पुस्तक में नहीं लिखी होती हैं, इसलिए इतना पढ़ने के बाद भी ऐसे प्रश्न छूट जाते हैं। जैसे एक बार पूछा गया था कि अभिज्ञान शाकुंतलम से प्रश्न था कि किस कालिदास की किस मौलिक कल्पना के कारण दुष्यंत का चरित्र उदात्त बन जाता है। ऐसा हमने पुस्तक में कहीं नहीं पढ़ा था। और कई ऑप्शन थे कि शकुंतला जैसी प्रकृति पुत्री का वर्णन करने के कारण और सांप की कल्पना के कारण। तो इसमें सांप की कल्पना के कारण उत्तर सही था और हमारी समझ में ये प्रश्न आ ही नहीं रहा था, तो ये प्रश्न गलत हो गया था। अब ऐसे प्रश्न मूल पुस्तक में नहीं मिलते, ये संस्कृत साहित्य के इतिहास में मिलते हैं और या फिर जहाँ से कहानी ली गई है उसका जब हम उसकी समीक्षा करते हैं और कवि ने जो कहानी लिखी है, जो नई नई चीज़ें या अपनी कल्पना के द्वारा नए दृश्य जोड़े हैं, तो उनसे जब हम तुलना करते हैं तब ये चीज़ें निकल के आती हैं और समझ में आता है। तो इसलिए मूल कथा कहाँ से ली गई है और मूल कथा में और कवि द्वारा वर्णित कथा में क्या परिवर्तन है, ये जानना अति आवश्यक है, मुझे लगता है। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि हम आपको जितनी भी हमारे पास जानकारी है, हमारे लिखित जो नोट्स हैं, वो सारी जानकारी हम आपको देना चाहते हैं। आप लोग हमारा सहयोग करें और संस्कृत से जुड़े हुए हर प्रतियोगी को आप लोग बताएं जो भी आपके आसपास हों। तो चलिए प्रारंभ किया जाए। उत्तर रामचरितम में लोकापवाद के कारण सीता का परित्याग और इसकी सूचना दुर्मुख गुप्तचर देता है। तो जो मूल कथा है उसमें, वो मूल कथा में दुर्मुख गुप्तचर नहीं है। ये जो उत्तर रामचरितम की कथा है उसमें जो लोकापवाद की घटना है, लोकापवाद की घटना कौन सी थी? वही कि सीता विषयक जो लोकापवाद था। तो सीता का परित्याग, इसकी सूचना गुप्तचर देता है। कौन सा गुप्तचर? दुर्मुख गुप्तचर। ये उत्तर रामचरितम का एक पात्र है। तो भवभूतिकृत उत्तर रामचरितम में दुर्मुख लोकापवाद की सूचना देता है, लेकिन मूल कथा में सभासद लोकापवाद की सूचना देता है। ये परिवर्तन है। मूल कथा में कौन सूचना देता है? सभासद। लेकिन उत्तर रामचरितम में भवभूति ने किससे सूचना दिलवाई है? दुर्मुख गुप्तचर से। तो ये पहला परिवर्तन हो गया। अब हम लोग दूसरा परिवर्तन देखते हैं। उत्तर रामचरितम में सीता गंगा प्रवाह में बालकों को जन्म देती हैं और वाल्मीकि के संरक्षण में रखकर पाताल में निवास करती हैं। ऐसा उत्तर रामचरितम में भवभूति ने लिखा है कि प्रसव पीड़ा से परेशान होकर सीता जी गंगा में जो है अपने को, गंगा में जो है वो क्या कहते हैं उसको, गंगा के प्रवाह में वो कूद जाती हैं। लेकिन उसमें होता क्या है कि वो बालकों को जन्म देती हैं और गंगा फिर लेकर निकलती हैं सीता को और बालकों को। तो वाल्मीकि के संरक्षण में बच्चों को देकर सीता पाताल में निवास करती। लेकिन जो मूल कथा है उसमें सीता वाल्मीकि आश्रम में बालकों को जन्म देती, वहीं रहती हैं। ठीक, मूल कथा में
सीता वाल्मीकि आश्रम में रहती हैं निर्वासन के बाद, और वहीं पर बालकों को जन्म देती, उनके साथ रहती हैं, उनका लालन पालन करती हैं वाल्मीकि के संरक्षण में। तीसरा परिवर्तन है उत्तर रामचरितम में जृंभकास्त्र जन्म सिद्ध प्राप्त हैं। जृंभकास्त्र का अभी आगे हम इसके विषय में डिटेल में बताएंगे, यहाँ पर इतना ही। जृंभकास्त्र बालकों को जन्म सिद्ध प्राप्त है। कौन से बालक? लव और कुश, राम के पुत्र सीता के। लेकिन मूल कथा में वाल्मीकि जृंभकास्त्र की शिक्षा देते हैं। मूल कथा में वाल्मीकि ऋषि जो हैं वो बालकों को जृंभकास्त्र की शिक्षा देते हैं। तो ये भी परिवर्तन है एक। अगला परिवर्तन देखते हैं, ये बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, आप लोग ध्यान देकर समझें, क्योंकि ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। और ये जो हमारे नोट्स हैं केवल टीजीटी के बेस से ही नहीं है। टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, हमने छान छान के किताब हर प्रकार के प्रश्न रखे हैं कि चाहे जितना कठिन से कठिन प्रश्न आ जाए वो हमारा छूटे नहीं, हमसे बन ही जाए। तो मैटर तो हम दे ही रहे हैं, आप लोगों को बस पढ़ना है, खूब कस के एकदम पढ़ते रहिए, पढ़ने से मत घबराइए। तो एकदम जब रट लेंगे वही चीज़ बार बार सुनेंगे पढ़ेंगे तो ऐसा भी नहीं है, इतना भी कठिन नहीं, सब सरल चीज़ें हैं, बिल्कुल आ जाएंगी। और टीजीटी, पीजीटी, ये नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर बड़ी शानदार परीक्षाएं हैं। अब जब इतनी शानदार परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा। अगला देखते हैं, लक्ष्मण पुत्र चंद्रकेतु अश्वमेध यज्ञ के अश्व के रक्षक हैं। जो अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता है तो उसके रक्षक कौन हैं? लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु। किसमें? उत्तर रामचरितम में, भवभूति के उत्तर रामचरितम में। लेकिन जो मूल कथा है, मूल कथा में भरत पुत्र पुष्कल यज्ञ अश्व के रक्षक हैं। कौन है? पुष्कल। पुष्कल कौन है? भरत के पुत्र। चंद्रकेतु कौन है? लक्ष्मण के पुत्र हैं। अच्छा, ये भी तुरंत के तुरंत ये भी याद रखते चलना कि कौन किसके पुत्र हैं। उत्तर रामचरितम में राम के आने से युद्ध बंद हो जाता है। ये बंद है, ये यहाँ पे ये नीचे जो हलंत लगा, हलंत नहीं होगा। तो उत्तर राम में राम के आने से युद्ध बंद हो जाता है, भवभूति राम के द्वारा युद्ध बंद करवा देते हैं। लेकिन जो मूल कथा है, मूल कथा में राम युद्ध बंद का कारण नहीं है। मूल कथा में राम युद्ध बंद होने का कारण नहीं है, लव बंदी बना लिए जाते हैं। देखिए कितने परिवर्तन हैं। मूल कथा में लव बंदी बना लिए जाते हैं और कुछ उन्हें छुड़ाने जाते हैं। तो देखा कितने प्रकार के परिवर्तन हैं जिनको भवभूति ने परिवर्तित करके राम की कथा को, उत्तर रामचरितम नाटक को इतना जो है बड़ी सुंदरता के साथ रखा है मानस पटल में। तो आइए देखते हैं कि ये नई जानकारी है। तीनों नाटकों में भवभूति अपने को पद वाक्य प्रमाणज्ञ कहते हैं। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट वाक्य है ये, बहुत पूछा जाता है। एकदम समझ लीजिए कि पूछ के घिस गया है ये शब्द। टेट में भी पूछा जाता, नेट में भी पूछा जाता, और ऑल इंडिया जितनी परीक्षाएं होती हैं अगर उत्तर रामचरितम लगा है तो ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो पद का अर्थ है, पद वाक्य प्रमाणज्ञ 3 शब्द है ना इस वाक्य में। तो पद का अर्थ है व्याकरण, व्याकरण पद शास्त्र है। और वाक्य का अर्थ है मीमांसा, वाक्य मीमांसा शास्त्र है। और प्रमाण का अर्थ है न्याय शास्त्र। तो पद वाक्य प्रमाणज्ञ इसलिए कहा था क्योंकि ये पद वाक्य और प्रमाण तीनों के प्रकांड विद्वान थे। यानी कि मीमांसा, व्याकरण, मीमांसा और न्याय तीनों शास्त्रों पर भवभूति की बहुत ही अच्छी पकड़ थी। तो आइए चलते हैं पेज नंबर 2 पे। हमें उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो चूके नहीं, हम आपको शून्य से शिखर तक ले जाएंगे, बस आप पढ़ने में लगे रहें, पढ़ने में कंजूसी ना करें। जब हम पढ़ाने में नहीं कंजूसी कर रहे हैं तो आप पढ़ने में ना कंजूसी करें। और इसमें हमारा कोई लाभ नहीं है, ना तो हम किसी बिजनेस पर्पज से आपको पढ़ा रहे हैं। बस संस्कृत के प्रति हमारा लगाव है। हमारे कुछ दोस्त हैं जिनको हम चाहते हैं
कि वो भी हमारी तरह शानदार नौकरी का लाभ उठाएं, उनके जीवन में भी खुशियाँ आएँ, शायद हम कामयाब हों। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाभ उठाएं। तो देखते हैं हम वह दृश्य जो वाल्मीकि रामायण में नहीं है, भवभूति ने स्वयं जोड़े हैं। अब हम लोग देखते हैं कि भवभूति ने कौन से दृश्य जोड़े हैं। ठीक, अभी इसके पहले हमने देखा है कि मूल कथा में क्या था और भवभूति ने अपने नाटक में, कथा में क्या परिवर्तन किया है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से दृश्य भवभूति ने जोड़े हैं जो कि रामायण में नहीं हैं। तो अंक एक में चित्रवीथी प्रसंग। ये जो चित्रवीथी प्रसंग है, वीथी माने गली होता, हमने पिछली वीडियो में बताया है। तो वह गली जिसमें चित्र लगे हैं यानी कि गैलरी, तो जो चित्रवीथी प्रसंग है यह, और नंबर 2 लोकापवाद की सूचना दुर्मुख द्वारा देना, ये सारे दृश्य भवभूति ने स्वयं जोड़े हैं, ये वाल्मीकि रामायण में नहीं हैं। फिर अंक 2 में उन्होंने कौन सा दृश्य जोड़ा? गंगा प्रवाह में बालकों को जन्म देना, जृंभकास्त्रों का जन्म सिद्ध होना, ये भी कवि द्वारा स्वयं जोड़ा गया है। ये नवीनतम कल्पना है कवि की, अपनी प्रज्ञा तूलिका से उन्होंने ये सारी चीज़ें की हैं। अंक 3 में छाया सीता, तमसा, मुरला, वासंती पात्रों की कल्पना स्वयं कवि की कल्पना है। फिर है अंक 4 कौशल्याजनक योग, संपूर्ण अंक ही कल्पना द्वारा रचा गया है। ये जो अंक 4 है ये पूरा ही कल्पना प्रसूत है। अंक 5 लव और चंद्रकेतु का वार्तालाप, जृंभकास्त्रों का प्रयोग, राम के पौरुष की निंदा। तो इसको जरूर याद रखना, यहाँ पर राम के पौरुष की निंदा की गई है ना, किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति पर उंगली उठाई गई है, हो सकता पूछ लिया जाए, और उनके पुत्र ही उंगली उठा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें जानकारी होनी चाहिए। अगला है अंक 7 गर्भ नाटक की योजना। तो अंक 7 में जो गर्भ नाटक की योजना की गई है वह भी रामायण में नहीं है। ये रामायण से अंतर जो किया है ये हम वो बता रहे हैं, ये रामायण में नहीं है, ये भवभूति की स्वयं की कल्पना है। गर्भ नाटक के विषय में हम आगे बताएंगे कि गर्भ नाटक क्या है। फिर आइए देखते हैं चित्र दर्शन का महत्व। चित्र दर्शन यानी चित्रवीथी का प्रयोग हुआ है ना, तो प्रथम अंक में तो उस चित्र दर्शन का महत्व क्यों है, क्यों नाटक में प्रयुक्त किया गया, भवभूति ने क्यों जोड़ा, क्या उसका कारण था? तो उसके कई कारण थे। पहला, खिन्न मना सीता का मनोरंजन। चित्र दर्शन का ये पहला महत्व है कि सीता किसी कारण से खिन्न मन वाली थी तो उनका मनोरंजन करना था। अगला, रामायण के सभी करुण दृश्यों की संकल्पना करना, ये भी एक चित्र दर्शन का महत्व है। और तीसरा, चित्र दर्शन से सीता को गंगा स्नान और वन गमन का दोहद। तो जब सीता चित्र दर्शन करती हैं, चित्रों को देखती हैं, तो उन्हें गंगा स्नान करने की इच्छा होती है और वन गमन की इच्छा होती है। दोहद का अर्थ है गर्भवती स्त्री की इच्छा, तो उनकी ये इच्छा थी। फिर है चित्र दर्शन। चित्र दर्शन सीता निर्वसन की अनुकूल पृष्ठभूमि उत्पन्न करता है। अब यहाँ से सीता के निर्वसन की भूमिका बन रही है, यही कारण है भवभूति ने चित्र दर्शन को जोड़ा है। तो दोहद इसलिए भी कहा जाता है कि दोहद का सही शब्द है दोहृद। तो ऐसी महिलाएं दो हृदय वाली होती हैं, एक उनका स्वयं का, एक उस बच्चे का, इसलिए दोहद कहा गया, दो हृदय वाली। आइए पेज नंबर 3 पे चलते हैं। पेज नंबर 3, आज हम थोड़ा जल्दी में हैं इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं। तो चित्र दर्शन में जृंभकास्त्रों का प्रयोग जो लवकुश को पहचानने में सहायक है। तो एक ये भी महत्व है चित्र दर्शन का। भाई पहले ही चित्र दर्शन में जब दर्शन हो गए, सब लोग जान गए, तो जृंभकास्त्रों का भी चित्र आया था, जृंभकास्त्रों का चित्र आया था। तब राम ने कहा था कि जो है इनको प्रणाम करिए, सीता से कहा था जृंभकास्त्र हैं।
और इनको सादर प्रणाम करिए। तो ये जो जृंभकास्त्र हैं इनका प्रयोग लव कुश को पहचानने में सहायता करता। भाई राम ने तो कभी लव कुश को देखा नहीं, लेकिन जब वो जृंभकास्त्र प्रयोग करते हैं तो उन्हें पूरी आशंका हो जाती है कि ये पुत्र मेरे हैं, क्योंकि उन्हीं को सीता को उन्होंने दिया था, जृंभकास्त्र प्रदान किया था, तो उससे जन्मसिद्ध लव कुश को प्राप्त हो गए थे। अगला हम लोग देखते हैं छाया दृश्य का नाटकीय महत्व। अब हम लोग देखते हैं कि जो छाया सीता की कल्पना की गई उसको भवभूत ने क्यों किया, उसका क्या महत्व है, ना होता तो क्या होता, और अगर छाया सीता का प्रयोग किया तो नाटक का कैसे महत्व बढ़ा, क्या है। तो पहला है सीता परित्याग के बाद की घटनाओं का ज्ञान होता है। जो छाया दृश्य है, क्योंकि छाया सीता जो है वो अदृश्य रूप में है ना, उन्हें कोई नहीं देख सकता है सिवाय तमसा के, क्योंकि तमसा उनके साथ हैं। तो इससे घटनाओं की जानकारी मिलती। कौन सी घटनाओं की जानकारी, जैसे लव कुश की उत्पत्ति, सीता परित्याग, राम सीता की शारीरिक मानसिक स्थिति, इन चीज़ों का पता चलता है छाया दृश्य के कारण, अन्यथा जानकारी ही ना होती। अगला देखते हैं राम और सीता की मानसिक स्थिति का मनोवैज्ञानिक अध्ययन। तो जो तृतीय अंक में छाया सीता को दिखाया गया है, उससे देखिए ये मानसिक शब्द गलत लिख दिया हमने, मानसिक होगा ना। तो जो मानसिक और उनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति का भवभूत ने बखूबी अध्ययन किया है। हम लोग अभी उत्तर रामचरितम नहीं पढ़ रहे हैं, समझ लीजिए कि भूमिका पढ़ रहे हैं, और इनसे बहुत ही यूनिक प्रश्न आयोग द्वारा पूछे जाते हैं, और गलतियों की संभावना भी बहुत बढ़ जाती, क्योंकि मूल पुस्तक में ऐसे विश्लेषण मिलते ही नहीं हैं। ये बहुत बारीकी से अध्ययन करने पर ऐसे विश्लेषण प्राप्त होते हैं। तो बने रहें हमारे साथ। राम के वचनों से सीता का क्रोध दूर हो जाता है। सीता जो क्रोधित है राम से निर्वसन के कारण, क्योंकि निर्वसन का कारण सीता नहीं जानती हैं, लेकिन जब राम की मनोदशा वो देखती हैं तो उनका क्रोध दूर हो जाता है, और राम सीता को नहीं देख पाते हैं, सीता राम को देख पाती हैं। सीता निर्वसन के क्या कारण है, पेपर में अगर पूछ लिया जाए तो क्या आप करेंगे कि सीता निर्वसन के 2 प्रधान कारण क्या हैं। भाई ऑप्शन में दे देगा, आपको चुनना रहेगा। तो सीता निर्वसन के 2 प्रधान कारण, नंबर एक चित्रदर्शन। चित्रदर्शन भी सीता निर्वसन का, सीता परित्याग का एक कारण है। और दूसरा क्या है, प्रजा की असंतुष्टि। प्रजा असंतुष्ट है ना, और उसकी असंतुष्टि के कारण सीता का निर्वसन होता है। तो ये 2 बड़े प्रधान कारण हैं सीता के निर्वसन के। फिर है जृंभकास्त्रों का नाटकीय महत्व। जृंभकास्त्रों का नाटकीय महत्व क्या है। 6ठ अंक में जब लव कुश जृंभकास्त्रों का प्रयोग करते हैं तो राम को बालकों के प्रति कौतूहल होता है, बालकों को पहचानने में सहायक। तो यानी कि जृंभकास्त्रों का नाटकीय महत्व क्या है, ऐसा पेपर में पूछा जाएगा कि जृंभकास्त्रों का नाटकीय महत्व क्या है। ऐसा तो पुस्तक में लिखा नहीं, लेकिन भवभूत ने क्यों नाटक में जृंभकास्त्रों को महत्व दिया है, तो इसलिए कि राम अपने बालकों को पहचान ले। राम को कौतूहल होता है जब वो लव कुश को जृंभकास्त्र का प्रयोग करते हुए देखते हैं, तो पहचानने में ये सहायक हैं, इसलिए इनका महत्व है। फिर है 7म अंक में जृंभकास्त्र। 7म अंक में जब भाई लव कुश और राम सीता सबका मिलन 7म अंक में होता है ना, तो जृंभकास्त्रों के प्रयोग से बिल्कुल कन्फर्म हो जाता है कि राम के पुत्र लव कुश हैं, और 7म अंक में फिर सबका सम्मेलन होता है, और यही जृंभकास्त्रों का नाटकीय महत्व है। तो आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप लोग कमेंट करने में कंजूसी ना करें, हमें बताएं, इससे हम
मोटिवेट होते हैं और हमें अच्छा लगता है कि हम किसी के लिए मेहनत कर रहे हैं तो वो भी रिस्पांस कर रहा। क्योंकि भाई जो अध्ययन होता है उसमें दोनों तरफ का वो रहता है ना। हम अपनी तरफ से झोंके जा रहे हैं, वो आप लोग उधर से रिप्लाई नहीं करते तो हमको लगता कहीं ऐसा तो नहीं हम एक तरफ से पागलों की तरह परेशान हैं और उधर से न्यूट्रल हैं सारे लोग। तो ऐसा हमें ना फील हो। आप लोग कमेंट करें तो हमको अच्छा लगेगा और हम आगे वीडियो बनाने के लिए भी मोटिवेट होंगे। हम आपकी सहायता में सदैव तत्पर हैं। धन्यवाद।